दर्शन सेजू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बटुगला। आज आपके सामने चैप्टर नंबर 3 उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग सोलर इंसुलेशन, या ऐसे बोल सकते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मेनली 5 फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, जिसके अंदर पहला है आपतन कोण, दूसरा है सूर्य प्रकाश की अवधि, तीसरा है सौर विकिरण की मात्रा, और चौथा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, और पांचवा है वायुमंडल की पारदर्शिता। एक एक कोण डिस्कस करते हैं। जो पहला मैंने लिखा है आपतन कोण। पहले तो मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ कि आपतन कोण होता क्या है। जैसे ही सूर्य की किरणें धरातल के किसी भाग पर पड़ती है, वो उस भाग के साथ, मान लो ये यहाँ कोई किरण पड़ रही है सूर्य की धरातल के ऊपर, और अगर इसी भाग पर हम लंब गिरा दें, ये वाला, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। यानी सूर्य की किरण और उसी भाग के ऊपर अगर हम क्या कर दें, एक लंब गिरा दें, उसके बीच का जो एंगल है उसको क्या कहा जाएगा, आपतन कोण। तो पहला फैक्टर है आपतन कोण। आपतन कोण मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अब ये प्रभावित कैसे करता है। जिस भाग के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, जिस भाग के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, वहां क्या होगा, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। जहां सीधी पड़ेगी वहां सूर्य तप क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन जहां क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, वहां सूर्य तप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि मान लो जैसे यहां सीधी पड़ रही है, तो इस क्षेत्र के अंदर एक तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं उसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, यहां ये क्या करेगी, कम क्षेत्रफल को कवर कर रही है, इसलिए यहां ये क्या करेगी, इसको गर्म ज्यादा करेगी। अगर ये ही किरणें मान लो यहाँ ये वाला भाग है, ये वाला नॉर्थ पोल है ये, और ये क्या आपका साउथ पोल है, अगर ये किरणें यहाँ पड़ रही है तो यहाँ क्या पड़ेगी, ये तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ने के कारण एक तो क्या हो जाएगी, इनकी दूरी बढ़ जाएगी, यानी सूर्य की किरणें इनको क्या करनी पड़ रही है, दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है, तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ ये क्या कर रही थी, थोड़े क्षेत्र के अंदर पड़ रही थी, इसलिए सूर्य तप की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो रही थी। लेकिन यहाँ ये जो क्षेत्र कवर करेगी, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा कम होगी। तो ये हमने पढ़ा है आपतन कोण, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जिस स्थान के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या है, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम देखें कहाँ, ध्रुवों के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ क्या है, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लंबाई ज्यादा तय करनी पड़ेगी, और ये क्या करेगी, क्षेत्रफल भी ज्यादा कवर करेगी। क्षेत्रफल ज्यादा कवर करेगी तो सूर्य तप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। इसीलिए भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है, और जो आपके ध्रुवीय भाग हैं वहां सूर्य तप कम प्राप्त होता है। दूसरा है सूर्य प्रकाश की अवधि। यही सेम सा एग्जाम्पल यहाँ है कि जहां सूर्य प्रकाश ज्यादा टाइम तक प्राप्त होगा, सूर्य ज्यादा देर तक चमकेगा, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, सूर्य तप की मात्रा है वो ज्यादा होगी। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर सूर्य तप की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वहां सूर्य तप है वो कम प्राप्त होगा। यही सेम एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा कि जैसे भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, यहाँ क्या है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर क्या है, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, दिन की अवधि क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वैसे वैसे क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा कम हो जाएगी। अब यहाँ एक बात आपके माइंड में और भी आ रही होगी कि ध्रुवों के ऊपर तो क्या होता है, 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। यानी सबसे, अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा और सबसे बड़ी रात कहाँ होगी, तो सबसे बड़ा जो दिन है वो कहाँ होता है, ध्रुवों के ऊपर होता है, और सबसे बड़ी रात भी ध्रुवों के ऊपर होती है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है।
लेकिन बहुत सारे और फैक्टर भी है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेगी उनको लंबाई ज्यादा तय करनी पड़ेगी और साथ में क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर सूर्य कम प्राप्त होता है। मेन बात क्या है कि जहां सूर्य मध्य रेखा के ऊपर मान लो जहां सीधी जितनी ज्यादा किरणें पड़ रही है और जितने टाइम ज्यादा पड़ेगी उतना ही क्या होगा, सूर्य तक ज्यादा प्राप्त होगा। और जहां तिरछी पड़ रही है, चाहे टाइम ज्यादा है, तो वहां सूर्य तक क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो फैक्टर नंबर आपका 2 था, कौन सा, सूर्य प्रकाश की अवधि। तीसरा है सौर विकिरण की मात्रा। सौर विकिरण की मात्रा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सूर्य है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ एक धब्बे पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सौर कलंक। सूर्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, सौर कलंक, काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे क्या है, बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनका जो चक्कर है 11 वर्ष तक ये बढ़ते हैं और 11 वर्ष ये क्या होते हैं, घटते हैं। लगभग 22 साल का इनका चक्कर है। 11 साल बढ़ेंगे और 11 साल क्या होंगे, घटेंगे। यानी एक चक्कर इसका पूरा होने में लगभग कितना टाइम लगेगा, 22 साल। जब क्या होगा, सौर कलंकों की संख्या ज्यादा होगी तो सूर्य से सौर विकिरण की मात्रा में क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। जैसे संख्या ज्यादा है तो सूर्य तक क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। यानी सूर्य के अंदर जो सनस्पॉट्स जिनको हम बोलते हैं, सौर कलंक जिनको बोलते हैं, अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो सौर विकिरण की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके विपरीत अगर सौर कलंकों की संख्या कम है, कम होने के कारण क्या होगा, जो रेडिएशन निकल रहा है सन से उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सौर कलंक बढ़ने से क्या होगा, सूर्य तक की मात्रा बढ़ेगी और सौर कलंक कम होने से क्या होगा, सूर्य तक की मात्रा है वो घट जाएगी। तीसरा, चौथा जो आपका फैक्टर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मोस्टली यहाँ से क्या होता है, हर साल एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जुलाई के महीने के अंदर और जनवरी के महीने के अंदर, जुलाई के महीने के अंदर क्या है, जो धरती है वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। ये एक बार सन मान लेता हूं मैं और यहाँ मान लेता हूँ आपकी पृथ्वी, ये आपकी अर्थ। जुलाई के महीने के अंदर जो आपकी धरती है और जो आपका सूर्य है उसके बीच की दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है कितनी है, 15.20 करोड़ किलोमीटर सर्वाधिक दूरी पर। यानी जुलाई के महीने में क्या होती है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है और इसको क्या कहा जाता है, अपसोल कहा जाता है। दूसरी और ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपसोल कहा जाता है। इसके विपरीत 3 जनवरी को क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सबसे निकट, और ये है 14 लगभग 94 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक दूर होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर और सबसे निकट है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर। जब सबसे निकट होती है इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। सबसे निकट होगी उसको क्या कहा जाएगा, उपसौर। और कब होगी, 3 जनवरी को। इसके विपरीत क्या होगा, 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होगी तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपसौर। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। निकटतम दूरी क्या कहलाएगी, उपसौर, और अधिकतम दूरी ऐसे याद कर लेंगे, अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी, अपसौर। ठीक है। जब पृथ्वी क्या होगी, सूर्य से सबसे ज्यादा निकट होगी तो सूर्य तक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा प्राप्त होगी। यानी सूर्य तक धरती सबसे ज्यादा प्राप्त कब करती है, 3 जनवरी को करती है और सबसे कम कब करती है, 4 जुलाई को। अब यहाँ भी एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि 3 जनवरी को अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध के अंदर या इंडिया के अंदर तो क्या होती है, सर्दी होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इंसोलेशन है वो धरती कब प्राप्त करती है, 3 जनवरी को।
लेकिन यहाँ हम ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी होती है, पूरे विश्व के अंदर या पूरी जो पृथ्वी है उसके ऊपर गर्मी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि 3 जनवरी को क्या है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो सर्दी होती है लेकिन पूरे विश्व के अंदर सर्दी नहीं होती। यानी जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर क्या है, गर्मी पड़ती है उस टाइम बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या है, सर्दी पड़ती है। यानी एक टाइम यहाँ गर्मी एक टाइम यहाँ सर्दी। तो 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य सबसे निकट होता है पृथ्वी के, तो इस दिन क्या है, इंसोलेशन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से, इसलिए इस दिन क्या होगी, इंसोलेशन की मात्रा कम होगी। इन दोनों के बीच यानी 4 जुलाई और 3 जनवरी, इस दिन क्या होगा, 4 जुलाई के मुकाबले लगभग 6.6% टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा, इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होगा। कब, 3 जनवरी को। तो जब सबसे पास होगी तो इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा होगी, और जब सबसे दूर होगी तो इंसोलेशन की मात्रा क्या होगी, सबसे कम। या ये चीज याद रखना, 3 जनवरी को क्या है, पृथ्वी सर्वाधिक सूर्य तक प्राप्त करती है और सर्वाधिक कम कब करती है, 4 जुलाई को, यानी अपसोल की स्थिति। चौथा जो आपका फैक्टर है वो है वायुमंडल की पारदर्शिता। हमने पढ़ा था कि वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, धूल कण पाए जाते हैं, और इसके अलावा क्या पाए जाएंगे, जलवाष्प पाए जाएंगे। ये क्षेत्र क्या करती हैं, ये सारी चीजें क्या करती है, जो वायुमंडल है उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब सूर्य से आने वाले विकिरण को ये चीजें क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, परावर्तित कर रही है, उसी के आधार पर क्या होगा, सूर्य तक की मात्रा है वो निर्धारित होती है। जैसे जलवाष्प मान लो ज्यादा है, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जलवाष्प क्या करेंगे, अवशोषण ज्यादा करेंगे। अवशोषण ज्यादा करेंगे, इसका मतलब क्या है, धरती पर सूर्य तक की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्या होंगे, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, जो जल के कण हैं वो क्या कर लेंगे, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने का मतलब क्या है, नीचे धरातल तक, सूर्य तक वो कम प्राप्त होगा। अब यहाँ एक चीज और भी समझने वाली है, अगर आपसे ये पूछ ले कि सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ प्राप्त होता है, सर्वाधिक इंसोलेशन कहाँ प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक इंसोलेशन भूमध्य रेखा पर कभी नहीं होता। ये चीज यहाँ गौर करने वाली है। क्यों नहीं होता, सर्वाधिक जो इंसोलेशन वो प्राप्त होता है वो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ ही क्या होगा, सर्वाधिक इंसोलेशन प्राप्त होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा, यहाँ हमने पढ़ा है, इस भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवनीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवनीय तरंगे ऊपर उठती है और यहाँ क्या है, बादल बनते हैं। बादल बनेंगे तो क्या होंगे, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ टेम्परेचर इस क्षेत्र के मुकाबले क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता। सर्वाधिक तापमान या सर्वाधिक इंसोलेशन की मात्रा कहाँ प्राप्त होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होती है। रीजन क्या है कि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, या ऐसे बोल सकते हैं वायुमंडल ज्यादा पारदर्शी नहीं होता। यहाँ क्या है, मेघों की मात्रा भी ज्यादा होगी। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बीच क्या है, वायुमंडल पारदर्शी पाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर जहां मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, सूर्य तक की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। ज्यादा प्राप्त क्यों होगी, इसके पीछे रीजन ये है कि वहां का जो आसमान है वो क्या है, बादल रहित होगा, वहां बादल नहीं पाए जाएंगे। या ऐसे बोल सकते हैं जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी। जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी, इसका मतलब क्या है, सूर्य तक का वो ज्यादा प्राप्त होगा। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर वायुमंडल पारदर्शी है, मतलब मेन चीज बादल ही है कि अगर बादल ज्यादा है तो सूर्य तक की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बादलों के अंदर पाए जाने वाले जलवाष्प क्या कर लेते हैं, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। जबकि जहां क्या होगा, बादल नहीं होंगे, वहां सूर्य की किरणें बिना किसी, यहाँ देखो यहाँ अवशोषित हो रही थी, लेकिन जहाँ बादल नहीं है
वहां कोई बैरियर नहीं होगा, वो सीधे नीचे आएगी, तो सूर्य तप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा प्राप्त होगी। इसके अलावा एक चीज और यहीं से नोट कर ले कि जो आर्द्र भाग है वहां हमेशा क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होगी, आर्द्र जो क्षेत्र है। लेकिन जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों के अंदर क्या है, इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, इसलिए उस क्षेत्रों में टेम्परेचर भी ज्यादा पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक अल अजीजिया एक क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, सहारा मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वहाँ है, और वो वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, शुष्क क्षेत्र है। तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ इंसोलेशन की मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा है। रीजन क्यों है इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल क्या है, पारदर्शी है। तो ये आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि वायुमंडल कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। धन्यवाद।